हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 10th क्लास की वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो आज आपके लिए लाए हैं 5th चैप्टर। इससे पहले के जो 4 चैप्टर हैं वो आप देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको दिखाई दे जाएंगे। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसके बीच में आपको ने को क्या जानकारी करनी है प्राप्त। तो मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको खनिज पदार्थ बताते हैं कि खनिज क्या होते हैं। तो खनिज हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। खनिजों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी किससे बनी हुई है, खनिजों से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ तक कि हमारा जो भोजन है इसके अंदर भी खनिज होते हैं। ठीक है, और खनिजों का यूज़ हम अपने दैनिक जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते रहते हैं। तो खनिज क्या है? तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज प्रकृति के अनेक रूपों में पाया जाता है जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित होते हैं। ये खनिज जितने विविध के होते हैं, मतलब कि इनकी बहुत सारी, हम कह सकते हैं कई सारे प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, उसके बीच में है कि चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग होती है। मतलब कि कोई भी अगर चीज़ है तो उसके अंदर बहुत सारे तत्व खनिजों के मिलते हैं। उसके बाद में एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। तो ये खनिज है जो ये धरातल के अंदर से मिलते हैं, हमें धरातल के ऊपर से भी मिलते हैं। ये क्या होता है कि जो हमारी भौतिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि वर्षा का होना, ठीक है, मृदा का अपरदन होना, ये सारी की सारी जो भी क्रियाएं होती हैं ये भौतिक के अंदर आती है। और रासायनिक के अंदर क्या होती है, जल से इनका जब घुलनशील होता है या जल जब इनके अंदर मिल जाता है इन तत्वों के अंदर, तो ये खनिज का रंग, रूप, कठोरता, चमक, घनत्व और विविध क्रिस्टलों में ये पाया जाता है। मतलब कि इनके अंदर परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद में बताया गया कि ये सामान्य रूप से इनको बांटा गया। तो खनिजों का वर्गीकरण किया गया 3 आधार पे: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक के अंदर 2 तरह के बांटे हुए हैं, जैसे कि लोह धातु और अलोह धातु। लोह धातु वह होता है जिसके अंदर लोहा का अंश होता है, जैसे लोहा, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट। और अलोह के अंदर तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट। और बहुमूल्य खनिज इसके बीच में है धात्विक खनिज के अंदर, जिसके बीच में सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि आते हैं। उसके बाद में अधात्विक, जिसके बीच में धात्विक का अंश नहीं मिलता है, जैसे अब्रक, नमक, पोटास, सल्फर, ये चीज़ें आ गई। और ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, ये चीज़ें आ गई। अब खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयव या तत्वों के मिश्रण या संचयन संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमें सीधा का सीधा कोई भी खनिज पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। सबसे पहले उसका कुछ अयस्क मिलता है, बाद में उसके अंदर कुछ और खनिजों का तत्व मिला देने से वह एक खनिज का रूप ले लेता है। खनिजों की सुविधा तथा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर होती है। खनिज सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। मतलब कि खनन की जितनी ज़्यादा सुविधा प्रदान करेंगे, मतलब खनन करने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा हमारा पैसा वेस्ट होगा, उतना ही खनिज अधिक मूल्यवान माना जाता है। यह मुख्य शैल समूह को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शैलों से ही खनिज उत्पन्न होते हैं। अब ये खनिज प्राय निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन सी शैलें होती है वो आपको बताते हैं। अगन्य, अवसादी तथा कायांतरित शैलें होती हैं। ठीक है, अब इन्होंने आगे बताया गया कि किस तरह से इन शैलों के अंदर ये खनिज प्राप्त होते हैं। तो अगन्य शैलें जो होती हैं तथा कायांतरित शैलें होती हैं, इसमें खनिज दरारों, जोड़ों व भ्रंशों में मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में तथा वृहद जमाव परत के रूप में मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि इनका निर्माण अधिकतर उस समय में होता है जब ये तरल तथा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। जब ये ऊपर आकर ठंडे हो जाते हैं तब ये मुख्यतः धात्विक खनिज जैसे तांबा, जस्ता, जिंक, सीसा इसमें जमा हो जाते हैं। उसके बाद में अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। जो अवसादी चट्टानें होती हैं ये क्या होती हैं, ये परत के रूप में जमा होती हैं जिसके बीच में की खनिज पाए जाते हैं। वहाँ पे इनका जमाव हो जाता है उन परतों के अंदर, और वहाँ से ये खनिज मिल जाते हैं। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लोहा से का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक किसमें होता है, ऊष्मा व दबाव का परिणाम होता है। मतलब कि जो अवसादी चट्टानें हैं इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और वहाँ पे ये कोयला व कुछ लोहा तत्व मिलते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं खनिजों का निर्माण की एक अन्य विधि है धरातलीय चट्टानों का अपघटन। अपघटन का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि चट्टानें जो होती हैं वो अपघटित होती रहती हैं, हम कह सकते हैं टूटती या घुलनशील होती रहती है। इससे क्या होता है कि उनका निर्माण
खनिजों का निर्माण होने लग जाता है। बॉक्साइट जो है वो इसी प्रकार का खनिज है। उसके बाद में पहाड़ियों के आधार पर तथा घाटी तल की रेत में भी जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। तो जलोढ़ का जमाव कैसे होता है, जैसे कि नदियाँ जो आती हैं वो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आती रहती हैं और जहाँ पे जमाव कर देती हैं तो वहाँ पे भी कुछ खनिज मिलते हैं, जिन्हें प्लेसर निक्षेप के नाम से जाना जाता है। और ये ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम प्रमुख हैं। उसके बाद में महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्रगित होते हैं। महासागरीय तली में भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है। उसके बाद में है भारत में अच्छे प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली मतलब कि कई तरह के खनिज मिलते हैं, जिसमें कुछ धात्विक हैं, अभ्रक है या अनेक अधात्विक खनिज मिलते हैं। तो इनके बारे में बताया गया। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम के तलछटी जो चट्टानें हैं वहाँ से इनको खनिज मिलते हैं। उसके बाद में ये कुछ और इसके बारे में डिस्कस किया गया, आप पे पढ़ सकते हैं। जलोढ़ मैदान के बारे में बताया गया। उसके बाद में आता है लोहा खनिज। तो लोहा खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन में मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योग के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं और एक घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अपनी बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करते हैं। इसके बीच में आता है लोहा अयस्क। तो लोहा अयस्क के बारे में बताया गया कि कहाँ कहाँ से लोहा अयस्क सबसे ज़्यादा मिलता है। तो सबसे ज़्यादा हमें मिलता है कर्नाटक से, उसके बाद में उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा, झारखंड और 1% अन्य प्रदेशों से हमें क्या है लोहा अयस्क मिलता है। उसके बाद में आगे देखते हैं जैसे कि जो लोहा अयस्क का ये विकास की रीढ़ है। लोहा अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। अब लोहा अयस्क में मैग्नीशियम जो मैग्नेटाइट है वो सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है, जिसमें 70% लोहांश होता है, मतलब कि लोहे के अंश होते हैं। ये जो है इसमें चुंबकीय गुण होता है और ये विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहा अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग होता है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें 50 से 60% लोहांश ही मिलता है। ठीक है, जो सबसे ऊपर का उसका नाम है मैग्नेटाइट और उससे नीचे का जो वो है हेमेटाइट। भारत के अंदर हेमेटाइट का मिलता है। उसके बाद में ये कुछ ऐसे लोहा अयस्क की पेटियाँ, मतलब कि जहाँ से सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क मिलता है तो उड़ीसा झारखंड पेटी है, यहाँ से मिलता है। दाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। यहाँ पर कुछ क्षेत्र भी है जैसे मयूरभंज और केंदुझर। तो उसके बाद में दूसरा दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। तो ये छत्तीसगढ़ के आसपास का इलाका, यहाँ की जो पहाड़ी श्रृंखलाएँ होती हैं, ज़्यादातर जो भी खनिज मिलते हैं ना वो ज़्यादातर कहाँ से मिलते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से ही मिलते हैं। यहाँ पे गुणवत्ता के लोहे 14 जमाव मिले हैं, लोहे के 14 जमाव मिले हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक विद्यमान गुण होता है और यह विशाखापट्टनम, पतन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात भी किया जाता है। इसके अलावा 2 और पेटियाँ ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में आता है मैग्नीज। तो मैग्नीज यह 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयाँ व पेंट बनाने में भी किया जाता है। तो ये जितने भी खनिज होते हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं, हमारी जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति वाली चीज़ें हैं, या ऐसी कोई भी हम चीज़ नहीं कह सकते जिसके बीच में खनिजों की क्या हो, खनिज उसके बीच में मिले हुए ना हो। उसके बाद में आते हैं अलोहा खनिज, जिसमें लोहे का अंश नहीं होता, जिसके अंदर तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं। धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले आता है तांबा। तो तांबे के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो तांबा है वो बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक, रसायन उद्योगों में काम में लिया जाता है। मध्य प्रदेश में ये लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है और झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उसके बाद में बॉक्साइट। तो बॉक्साइट यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक अलुमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त होते हैं। तो बॉक्साइट निक्षेपों की संरचना या हम रचना कह सकते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाले चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का व सुचालक होता है और इसमें अत्यधिक घातवर्धक
भी पाई जाती है। इसके बाद में भारत में ये अमरकंटक पठार, मेघालय की पहाड़ियाँ, बिलासपुर, कटनी के पठारी क्षेत्र में मिलता है। तो इसका कुछ आप देख सकते हैं, उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है, जो कि 2000 से 2001 में 45% बॉक्साइट का उत्पादन कर चुका है। यहाँ कोरापुट जिले में पंचतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। उसके बाद में अधातु खनिज में आता है अभ्रक। तो अभ्रक है, यह चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि ये 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में ही समाहित हो जाती हैं, और हम कह सकते हैं कि ये अवसादी चट्टानों में भी मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि इसके अंदर भी परावैद्युत शक्ति ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक होता है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर, मतलब कि झारखंड वाले साइड में, बिहार वाली साइड में, वहाँ पे इसकी अग्रणीय पेटी पाई जाती है। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो अपना अभ्रक है वो मिलता है। उसके बाद में आता है चट्टानी खनिज, जिसमें चूना पत्थर आता है। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है, मतलब कि सीमेंट उद्योग करने के लिए चूना पत्थर का यूज़ किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? ये सबसे ज़्यादा अन्य में ही बताया गया, वैसे आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद में जैसे आगे देखते हैं, जैसे कि ये एक टॉपिक्स है, इसको आप देख सकते हैं। खनिजों के कुछ खतरे, खनिजों को खनन करने के कुछ खतरे होते हैं, उनके बारे में बताया गया कि कई बार क्या होता है कि उन्हें खनिजों का निकालते वक्त भी उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खनिजों का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि खनिजों की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है, और खनिज प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं। तो उसके बारे में बताया गया है कि खनिजों के अंदर पेट्रोलियम, कोयला, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, जिनकी लगातार इनकी कमी हो रही है, जबकि इनका जो निर्माण होने में, या हम कह सकते हैं उत्पादन होने में, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान चीज़ें हैं। तो इनको हमें संरक्षित करके रखना चाहिए और इनका सही ढंग से यूज़ करना चाहिए, ताकि आगे वाली जो आने वाली पीढ़ियाँ वो भी इनका लाभ उठा सके। उसके बाद में आगे का जो ऊर्जा संसाधन से आगे का टॉपिक है वो हम कल की वीडियो में दिखाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।